सैन माना जाए तो भारत के ग्रेटेस्ट जनरल्स में उनका शुमार होता है। उनकी वजह से मानक शाह के बाद तो ये घर एक तीर्थ स्थल बन गया। सरपरस्ती में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा था जी। है ना, वो युद्ध जीता था। युद्ध जो होता है वो सेना नहीं लड़ती है, वो पूरा देश लड़ता है। तो जब पारसी आए भारत में पहली बार कि आप हमें फिर थोड़ा सा दूध और चीनी देंगे कि हम इस तरह से रहेंगे जैसे दूध में चीनी का स्वाद आता है, इस तरह से। और भारतीय सेना का एक बहुत ही सेकुलर चरित्र भी है। कारगिल हुआ तो जनरल विज रहे, उन्होंने कहा था कि युद्ध पाकिस्तान ने छिड़ा है, खत्म हम करेंगे। इन अफसरों ने ये जो अपने बैठकें की, मुलाकात की इन बंगलों में, कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते बल्कि इतिहास होते हैं। यहाँ की दीवारें गवाह होती हैं उन फैसलों की जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी। नमस्कार, मैं हूँ शांता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम बोलते बंगले। आज हम आपको सुनाएंगे एक नहीं बल्कि दो बंगलों की कहानी। ये वो बंगले हैं जहाँ रहते हैं हमारी सरहदों के पहरेदार। इन बंगलों ने उन बहादुर योद्धाओं को बहुत नजदीक से देखा है जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और दुश्मन बेचैन है। कहाँ है ये बंगले और क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में दोनों बंगले बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपने सरहदों की बात जो की ना शांता जी, ये सरहदों की बात भी मैं करूँगा और फिजाओं की बात भी करूँगा, है ना। भारत की सरहदों को और फिजाओं की रक्षा होती है इन दोनों बंगलों से। इन दोनों बंगलों ये बंगले की। कहाँ हैं सर? तो एक तो ये है चार राजा जी मार्ग पे। चार राजा जी मार्ग, जिसको पहले इस सड़क को हम कहते थे हेस्टिंग्स रोड, मतलब दिल्ली में। हाँ ऑफ कोर्स, ये दिल्ली में है और भारत के सेनाध्यक्ष का ये बंगला होता है। और दूसरा बंगला जो है जिसकी हम बाद में बात करेंगे वो एयरफोर्स चीफ का बंगला है, वो है 23 अकबर रोड पे। तो अकबर रोड का नाम नहीं बदला। अकबर रोड का नाम जब नई दिल्ली बन रही थी तो उस टाइम जो सड़कों के नाम रखे गए वो अकबर रोड था, वो वैसे ही रहा। अकबर का रोड का नाम रहना भी चाहिए। अकबर महान इस देश के शासक थे। खैर, लेकिन इस टाइम हम बात अकबर की नहीं कर रहे हैं। तो हम जो 4 नंबर जो मैंने बताया कि राजा जी मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बंगला ये है और आर्मी चीफ का बंगला है। और जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही जो ब्रिटिश सेना अध्यक्ष थे जो भारत में थे वो भी यहाँ पे रहते थे। और उसके बाद ये बंगला आप समझ लीजिए 1947 के बाद एक तरह से जिसको कहते हैं हस्तांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया कि भारत से वो ब्रिटिश से भारतीय जनरल को मिल गया, है ना। उस तरह से मुझे लगता है हस्तांतरित ही कहा जाएगा, है ना, क्योंकि वो चले गए तो ये हो गया तो यहाँ पे ये मिला। और पहले जो जनरल रहते थे वो जनरल करियप्पा रहते थे, KM करियप्पा, महान जनरल थे, है ना, महान जनरल थे, कर्नाटक के थे। आज का जो कर्नाटक है वहाँ के थे। तो वो पहले जनरल वो रहे उसमें। और वो तब से वो जनरल कई घर है। और यहाँ पे फिर एक से बढ़कर एक जनरल आए, जनरल चौधरी, जनरल थापर जो करण थापर के पिताजी थे और 1962 में थे। फिर जनरल मानक शाह, दिलबाग सिंह, सॉरी दिलबाग सिंह नहीं, दिलबाग सिंह तो उसमें थे, एयरफोर्स में थे। हाँ, तो जनरल सुंदर जी थिंकिंग जनरल थे, बहुत ही ज्ञानी जनरल थे। फिर जनरल KV राव जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम भारतीय सेना में थे। फिर इस तरह से जनरल NC विज वगैरह ये रहे, तो इसी घर में रहे। तो ये घर जो है शांता जी, ये उसका वो भारतीय सेना के जनरल का, सेनाध्यक्ष का ही घर नहीं है। यहाँ पे बैठकें भी होती हैं। यहाँ पे जैसे इस टाइम भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की आशंका बनी हुई है, पूरा भारत नाराज है पहलगाम में, और ये माना जा रहा है कि भी पाकिस्तान का इसमें हाथ था भी, है ना। पाकिस्तान इस तरह से बहुत ही हमारा दुष्ट एक तरह से पड़ोसी है ना। अटल जी कहते थे कि आप अपने दोस्तों का चयन कर सकते हैं, अपने पड़ोसी का चयन कैसे करेंगे। तो बहुत ही दुष्ट पड़ोसी है ये हमारा। कोई हमने बुरी कर्म की होंगे जो हमें ऐसा पड़ोसी मिला, तो उस पर एक तरह से हमले की बात हो रही है। तो उसकी महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ पे होती रही, है ना, हो रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो वहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि उनका एक घर है और उनका परिवार रहता है, यहाँ पे लगातार महत्वपूर्ण बैठकें होती रही होंगी। और जनरल मानक शाह का ये घर रहा, है ना, भारतीय सेना के महानतम जनरल्स में से थे और उनका ये घर रहा। सर, उन पे हम आएंगे, पहले हम बात करते हैं जनरल करियप्पा की। आपसे जब बात हो रही थी आपने कहा कि उन्हें
नॉर्थ और साउथ कोरिया में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो हीरो की तरह उभरे थे। वो क्या कहानी थी? नहीं, वो जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो 50 के दशक में युद्ध हुआ, तो जी। उसमें वो, देखिए मैंने आपको पहले बताया, वो थिंकिंग जर्नलिस्ट थे। जी। ये जर्नल जो होता है वो रणभूमि में नहीं आता, क्योंकि वो कर चुका होता है। तब तक वो जब जनरल होता है वो थिंकर होता है, वो रणनीति बनाता है, वो जी। समर नीति का जानकार होता है। तो वो जो थे वो साउथ कोरिया की सेनाओं को इनपुट्स दे रहे थे युद्ध में। जी। तो पूरा साउथ कोरिया उनका कृतज्ञ है अभी भी। देखिए साउथ कोरिया में भारत के दो लोगों का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। अच्छा। एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, और एक इनका। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने साउथ कोरिया में कुछ कविताएं भी लिखी हैं, है ना, और उनके साहित्य का कोरियाई भाषा में अनुवाद हुआ है। जी। और दूसरा करियप्पा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली में कम लोगों को पता होगा कि साउथ कोरिया का भी एक वार मेमोरियल है। अच्छा। आप सोचेंगे यार दिल्ली में क्यों है? दिल्ली में भी साउथ कोरिया का एक वार मेमोरियल है, छोटा सा, जो, और उसमें जनरल करियप्पा की एक प्रतिमा लगी हुई है। अच्छा। हाँ, और ये दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर के पास ही है। अच्छा। हाँ, तो ये एक्चुअली साउथ कोरिया ने अपने मित्र देशों के जो उसके मित्र देश है वहाँ पे अपने ये, और जिन्होंने उसकी उस युद्ध में मदद की थी, उनके उधर ये इस तरह से बनाए हुए हैं, वार मेमोरियल बनाए हुए। अब भारत के तो वार मेमोरियल हैं ही है, इंडिया गेट पे वार मेमोरियल है ना, आप जानती, बहुत ही एक बड़ा वार मेमोरियल है, जिसमें हमने अपने तमाम रणभूमि की योद्धाओं को याद किया है ना। तो याद किए, तो जनरल करियप्पा को इसीलिए वो याद करते हैं। और जनरल करियप्पा एक भारत, मतलब उनके नाम पे दिल्ली में एक सड़क भी है, और एक जिसको कहना चाहिए वो वास्तव में एक बड़ी बुलंद शख्सियत है। बिल्कुल। हालांकि उनके टाइम में भारत ने कोई उस तरह से युद्ध नहीं देखा, मतलब, है ना, मुझे लगता है उनके टाइम में कोई ऐसा युद्ध जो देखा हो, ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऐसे योद्धा रहे हैं, जिसे कहते हैं भारत माता के वीर सपूत, सैम मानेकशॉ। और नो डाउट उनको भी इस बंगले ने देखा है। तो वो कब से कब तक रहे, क्या थी उनकी कहानी? नहीं, देखिए जनरल ये जो थे सैम मानेकशॉ, तो सैम मानेकशॉ तो भारत के ग्रेटेस्ट जनरल्स में उनका शुमार होता है। और ये एक्चुअली पारसी थे, और लेकिन इनका जन्म स्थान अमृतसर था। इनके जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे, तो और गोरखा रेजिमेंट में थे, ये गोरखा रेजिमेंट के थे। तो और ये 1969 वगैरह में, ये मुझे लगता है ये इस बंगले में आए थे। और फिर ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें हमने पाकिस्तान को उसकी कमर तोड़ी थी, है ना, और युद्ध में, और पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा हमने उनके सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये उस घर में रहे, और लगभग 3 वर्ष रहे, और ये समझ लीजिए 3 साढ़े 3 वर्ष रहे। और मतलब ये एक तरह से मुझे लगता है भारतीय सेना के जो भी भारतीय सेना से किसी भी रूप में जुड़े रहे, ये उनकी वजह से, मानेकशॉ के बाद तो ये घर एक तीर्थ स्थल बन गया। क्योंकि मानेकशॉ तो महानतम लोगों में से ना, जैसे हॉकी में दादा ध्यानचंद है, वैसे सेना में मानेकशॉ, देखिए बहुत पहले भी आते रहेंगे जनरल, बाद में भी आएंगे, लेकिन सैम मानेकशॉ जैसा ना कोई हुआ था। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होगा, लेकिन वो एक बहुत ही बुलंद शख्सियत है, बड़ी उनकी एक बड़ा कद था, और उनकी सरपरस्ती में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा था, है ना, वो युद्ध जीता था। कहने वाले कहते हैं कि भारत का वो पहला बड़ा युद्ध सही मायनों में विजय थी, है ना। 65 में हमारी विजय तो थी, लेकिन ये 71 में तो हमने उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया था, है ना। चीन में हम 62 के युद्ध में हम 19 रहे थे, वो युद्ध हमारे लिए को बहुत याद करने लायक नहीं है, है ना। सैम मानेकशॉ के हम बात कर रहे हैं, 1971 के युद्ध में उन्हें एक मलाल रह गया था, जिसे उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ शेयर भी किया था। क्या था वो मलाल? देखिए मुझे लग रहा है मानेकशॉ एक महान जनरल तो थे, लेकिन थोड़े से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, थोड़े से बड़बोले भी हो गए थे वो। देखिए आप कितने ही बड़े जनरल हों, लेकिन एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो निर्णय लेती है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप से आपकी तुलना नहीं हो सकती है ना। तो ये इन्होंने कुछ इस तरह से दावे किए थे कि भाई ये युद्ध मेरी वजह से जीता है ना, ऐसा नहीं होता।
ये देश का नेतृत्व जो होता है वो विजय का देखिए, युद्ध जो होता है वो सेना नहीं लड़ती है, समझ लीजिए शांता जी, वो पूरा देश लड़ता है। युद्ध अगर अब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो फिर हम भी लड़ेंगे, बिल्कुल, फिर हम भी लड़ेंगे, फिर हम भी अपनी जान क्या नजराना देने के लिए तैयार होंगे। वो फिर सेना नहीं लड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो विवेक शुक्ला भी जाएगा कि भैया हम छाती पे गोली खाएंगे जी, है ना। तो सेना लड़ती है जी, सॉरी, सेना के साथ पूरा देश भी लड़ता है। तो इन्होंने जिस तरह से उस टाइम को टिप्पणियां की कि नहीं नहीं ये मेरी वजह से हुआ, मेरा क्या होता है भैया, देश है ये देश है, ये सबका है और सब लड़े हैं। आपका महत्वपूर्ण रोल है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, ना कर सकता है, आप सेनाध्यक्ष हो, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। वो थोड़े थोड़े इस तरह से कमेंट करते थे, है ना, इस तरह से कमेंट करते थे। मुझे लगता है जो बचा जाना चाहिए, क्योंकि भारत डिक्टेटर देश, यहाँ पे ये पाकिस्तान नहीं है। जैसे अभी आसिम मुनीर ने पता नहीं अनाप शनाप बातें की, भारत में हमें सेनाध्यक्ष का नाम नहीं पता होता, बिल्कुल, है ना। हमारा सेनाध्यक्ष का से अपेक्षा की जाती है वो भैया अपना काम करे और बस। तो ये मानेकशॉ की मुझे लगता है कि उनका एक स्याह पक्ष था उनकी शख्सियत का। जब विजय हो गई थी तो उनको सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन होता है, एक बार उनसे किसी ने ये भी पूछा था कि आप पारसी हैं तो फिर आप भारत के लिए युद्ध क्यों लड़ते हैं, क्या था उनका जवाब? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सवाल कभी किसी ने ये देखिए ये पूछा हो, लेकिन भारत देखिए, पारसी 1000 साल से भारत में रह रहे हैं जी, वो पूरे भारतीय हैं। और आपको ये तो कहानी पता ही होगी, अभी हाल ही में किताब भी आई है पारसीज ऑफ दिल्ली, तो मैं उसके कार्यक्रम में भी था। दिल्ली में दिल्ली पारसी अंजुमन का 100 साल हुए थे, तो जब पारसी आए भारत में पहली बार तो सी रूट से आए, तो जो भारत का जो जिधर आए नवासारी गुजरात में, तो वहाँ की राजा ने कहा कि भैया हमारी इधर तो जगह नहीं, तुम कहाँ से आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि आप हमें फिर थोड़ा सा दूध और चीनी देंगे। तो उनको दी गई। तो उन्होंने कहा क्यों मांग रहे हो? कहते आप दे दीजिए। तो उन्होंने जब दूध और चीनी मिलाई तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से रहेंगे जैसे दूध में चीनी का स्वाद आता है, इस तरह से। और वास्तव में पारसी जैसा समाज कहाँ होगा? भारत की उद्योग क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना हो, उनमें पारसियों का योगदान है। हाँ, योगदान वो अतुलनीय है ना। छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन उसका योगदान तो खैर कमाल है। तो पता नहीं इस तरह से किसी ने बात कहने की हिम्मत भी होगी। ये मतलब 1100-1000 साल के रहने के बाद अब आप कहो कि साहब आप भारतीय हो, हालांकि पारसी अपने नाम के आगे बहुत सारे लगाते हैं ईरानी, लेकिन वो भारतीय हैं। भी मैं एक कार्यक्रम में गया ही था जिसमें आपको बता रहा हूँ दिल्ली पारसी अंजुमन का, तो वहाँ पे तो सब गुजराती बोल रहे थे। देयर मदर टंग इज गुजराती, दे स्पीक गुजराती, है ना। तो उनका पारस ईरान से कोई संबंध नहीं है उस तरह, भारतीय हैं और हमें उन पर गुजरातियों। एक बार बताइए, टाटा को हम कोई वो करेंगे, टाटा को हम कोई विदेशी मानेंगे? मतलब ये अकल्पनीय है, सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, सैम बहादुर की बात हो रही है तो कहते हैं कि बहुत ही सहज इंसान थे, ज़मीन से जुड़े हुए, उनके अंदर उस तरह का अहंकार नहीं था, वो अपने सैनिकों के साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। देखिए भारतीय सेना का एक ट्रेडिशन रही है शांता जी, भारतीय सेना की ट्रेडिशन रही है कि यहाँ पे जनरल और उसका बिल्कुल एक जो निचले पायदान पे जो छोटे पद पे है वो सब मिलजुल के रहते हैं। देखिए, और बहुत भारतीय सेना का एक बहुत ही सेकुलर चरित्र भी है। देखिए, भारतीय सेना का चीफ कौन बन रहा है? एक पारसी, जो 1 लाख 2 लाख की आबादी वाला है ना। 71 में भारत की आबादी कितनी? 80 करोड़ होगी, है ना। तो और उस टाइम पारसियों की आबादी 1 लाख होगी, वो बन रहा है। भारत में एक मेरिट मैटर्स, आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना की हर जो उसका वो रेजिमेंट है उसका अपना मंदिर होता है, जहाँ पे एक मौलवी भी होता है, पुजारी भी होता है, एक सिख भी होता है और ईसाई होता है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है ना। और वो सब मिलजुल के ही रहते हैं। इस मतलब यहाँ पे कोई बहुत ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। कहीं ना कहीं फिर जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो अलग ही टीम निकल कर आती है। नहीं, देखिए वो तो बोलते ही थे भाई, देखिए वो बेसिकली गोरखा रेजिमेंट के थे। He was from the गोरखा रेजिमेंट। अब गोरखा रेजिमेंट में उन्हें बड़ा गर्व था। अरे गोरखा रेजिमेंट ने भारत की जो सरहदों की जो जिस तरह से सेवा की है, गोरखा बहुत ही शूरवीर समाज है ना। अभी कुछ समय पहले मैं गया था, दार्जिलिंग में गया था, तो दार्जिलिंग में मुझे पता चला गोरखा क्या है। मतलब भारत के माथे का
मतलब मुकुट हम्म, है ना, मुकुट है। तो गोरखा जो है, और वो थे ही, और वो गोरखा कहते भी थे कि गोरखा युद्ध से नहीं डरेगा, जी और अगर डरेगा तो फिर वो गोरखा नहीं जी। है ना, वो डरेगा तो गोरखा नहीं है। गोरखा के सामने साहब, अब देखिए ये और भारत ही गोरखा नहीं, रेजिमेंट सुनिए इस शांता बात जी, जी। गोरखा भारत में नहीं, हम्म, ब्रिटिश सेना भी कहती है कि भैया हमें गोरखा दे दो। हम्म, ब्रिटिश सेना में भी गोरखा हम्म, रेजिमेंट है। हम्म, और उनका एक फाकलैंड युद्ध हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था अर्जेंटीना में, ब्रिटेन का 1980s में, शायद 84 वगैरह में। तो गोरखाओं ने कमर तोड़ी थी अर्जेंटीना की। तो ब्रिटेन में भी गोरखा रेजिमेंट जी जी है ना, और नेपाल से आते हैं। हालांकि गोरखा भारत में भी है, जी। भारत में भी दार्जिलिंग वाला क्षेत्र सब गोरखा ही है। अच्छा सर, जब हम सैम बहादुर की बात करें, जब उनका निधन हुआ तो ये मांग उठी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में होना चाहिए। ऐसा हो क्यों नहीं देखिए, पाया? एक तो वो साउथ वो चले गए थे, और फिर जो मुझे वो कुछ तमिलनाडु में जाके बस गए थे। हाँ, दक्षिण भारत में बस गए थे। और वो फिर मुझे लोगों ने कहा कि जो एक हमारे मित्र हैं, बहुत हिंदुस्तान टाइम्स में थे, महेंद्र वेद जी जी, उनकी किताब भी आई। वो उन्होंने 71 के युद्ध को कवर किया था। जी। वो उन्होंने भी मुझे बताया था कि एक बार दिल्ली से जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आए, हम्म, है ना, बस गए थे, एक रिटायर्ड लाइफ जी लीड कर रहे थे, बेहतर जगह कर रहे थे, और फिर वो दिल्ली में नहीं आए। लेकिन ये प्रस्ताव था कि उनका यहाँ पे होता। देखिए, ये दिल्ली में होने से, फिर दिल्ली में अंत्येष्टि होने से अखिल भारतीय चीज़ें मिल जाती हैं, वो नहीं हुआ। और उसकी वजह ये भी होगी, इतनी दूर से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर। और फिर लोग, और ये भी हो सकता है कि जो दिल्ली में जो जो मतलब जो सत्ता का गलियारा था, उन्होंने उस तरह से कोई दिलचस्पी ना लिया हो। देखिए, अगर आप सत्ता से दूर हो जाओ, है ना, और मतलब अगर आपकी चर्चा ना हो, तो वो चर्चा से दूर हो गए थे। कभी कभी साक्षात्कार लेते थे। एक हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में मित्र था, सुशील शर्मा ने उनका वहाँ पे जाके, साउथ में जाके इंटरव्यू लिया वो था। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ आउट ऑफ माइंड। माइंड, यस। तो वो यही हुआ, वही हुआ। लेकिन मुझे लगता है हमें सिर्फ यहाँ पे जनरल उन्हीं की बात नहीं करनी चाहिए। वो 71 के बाद भी यहाँ पे जैसे कारगिल हुआ तो जनरल विज रहे, एनसी जी विज। जी। एनसी विज बहुत बड़े जनरल थे, और उसी घर में यहाँ पे बैठ के होती थी। और उन्होंने कहा उस टाइम तो, कारगिल युद्ध को तो हम भी अपने स्तर पे कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ा है, ख़त्म हम करेंगे। और वो युद्ध हमने जो लड़ा है कारगिल के युद्ध में, मतलब मेरी तो आंखों से आंसू आते, क्योंकि उस युद्ध को मैंने भी कवर किया था, 1999 में हुआ था। और दिल्ली के और पूरे देश के नौजवान उसमें था कि गुरु आगे बढ़ते रहो और शहीद होते रहो। और हमारे जवानों ने, अब देखिए भारतीय सेना की विशेष बात क्या है, मैं कभी भावुक हो जाता हूँ। ये एकमात्र ऐसी सेना है जहाँ पे अफसर कहता कि मैं पहले शहीद होऊंगा, मैं शहीद होऊंगा। 71 के युद्ध में लेफ्टिनेंट थे अरुण खेत्रपाल, आपके इसी नोएडा में रहते थे, जिनके नाम पे वो है अरुण विहार है, वो विजयन थापर, विजयन थापर, अरुण विहार, विजय। और फिर हमारे ये जो है मयूर विहार का एक लड़का हनीफुद्दीन, है ना, और मिस्टर शिवाजी कॉलेज था, मिस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी था, है ना, इस तरह से अनुज नैयर, ये सब अब अधिकारी थे जी, है ना, कैप्टन थे, है ना। अगर ये चाहते तो पीछे रह सकते थे, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आगे जाएंगे, लड़ेंगे, शहीद होंगे। देखिए, ये भारतीय सेना में ही है, बाकी जगह इतना नहीं मिलता, बाकी जगह नहीं मिलता। ये भारतीय सेना का एक जुनून है, जो करियप्पा, जन्नत सुंदर जी, मानक शाह जैसों ने जो आपको एक इनग्रेंड किया है कि नहीं गुरु, लड़ना है तो फिर ये मत देखना कि हम अफसर हैं, आगे जाना होगा। तो ये हमारी भारतीय सेना में मिलता है। और वो इन अफसरों ने ये जो अपने बैठकें की, मुलाकात की इन बंगलों में, उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, वेरी वेरी रिच लेगेसी। देखिए, सेना का, भारतीय सेना का या पूरी डिफेंस का हमारा जो सेंटर है, मुख्यालय, वो तो साउथ ब्लॉक है, मानती है। लेकिन इन अफसरों के घरों में भी तो चर्चा होती है, वहाँ पे कोई दाल रोटी का काम ही थोड़ी होता है कि भाई खाना आ जाएगा और खाना खा लिया जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना कि इन घरों ने बेचैनी देखी होगी, इन हमारे जो अरे इसमें क्या शक है, उन्होंने देखा होगा स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनी है, कब आ रहे जा रहे, तकलीफ देखी, अरे उन दीवारों ने सुनी है, वो दीवारें गवाह हैं, उन दीवारों ने सुनी है ना। क्योंकि कारगिल में हमने जो किया है, कारगिल पाकिस्तान को हमने खदेड़ दिया बुरी तरह से, घुस आए। देखिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा इंटेलिजेंस फेलियर उस टाइम भी था, इंटेलिजेंस फेलियर था, इस बात को मानना चाहिए,
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं हर बात में बोलूँ कि नहीं नहीं हम मान है, हम्म। ये हमारी कमी है तो वी शुड एडमिट इट। क्योंकि अगर आप मानेंगे नहीं तो उसे सुधारेंगे सुधारेंगे कैसे भैया, जी। हमारी इससे हो रही है ये कमियां, हम्म। और ये टाइम एंड अगेन हो रही है, बार बार हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। सो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो सोच ही रहे होंगे, उनको मालूम ही होगा। तो सर हम चार राजाजी मार्ग की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देश के पहले जिसे कहते हैं ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी स्टाफ जी ज- जनरल विपिन रावत भी रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। तो उनकी क्या कहानी है यहाँ पे? कहते हैं कि वो शादी के बाद यहाँ आए और उनके इस घर में जब वो आए तो पहाड़ी और मध्य प्रदेश की संस्कृति मतलब एक तरफ बिल्कुल आपने ठीक सैनिक कहा। अनुशासन तो था ही, सैनिक अनुशासन, लेकिन साथ में इन दोनों राज्यों की जिसे कहते हैं ना कि संस्कृति भी देखने को मिली नहीं, हमें। वो रावत जी जो थे वो बड़े जनरल थे। जी तो देखिए आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, जी आप पत्रकार हैं, उनकी जो शादी थी हुई थी, उसकी रिसेप्शन जो हुई थी जनरल रावत की, वो प्रेस क्लब के पास एक वुमेन प्रेस क्लब भी है, जी बिल्कुल, हम वहाँ पे अक्सर हुई वहाँ थी उनकी जाते शादी, हैं। है ना, जी उनकी जी शादी वहाँ पे हुई थी। वहाँ की खीर बहुत अच्छी मुझे लगती जी है, जी तो उनकी शादी वहाँ पे हुई थी, जी है ना। और फिर देखिए वो योद्धा थे, बड़े थे, और मोदी जी ने उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी बाद में भी। जी लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका वो जो विमान दुर्घटना हुई, है ना, उनका मतलब क्या किया जाए उसमें, है ना। तो वो भी वहाँ पे रहे, वो भी वहाँ पे रहे। और देखिए सिर्फ वहाँ पे रहना ही नहीं, देखिए ऐसे कई और भी हैं जो, देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो रहे वही महान बिल्कुल है ना। बिल्कुल अरुण खेत्रपाल को कौन भूल सकता है, जी अरुण खेत्रपाल को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान, उनके पिताजी भी उस युद्ध को लड़ रहे थे, पाकिस्तान ने भी कहा था कि ऐसा योद्धा बार बार नहीं होता। और कितने अनाम योद्धा लड़े, है ना, कितने अनाम योद्धा भी लड़ते हैं, है ना। और भी जो इस तरह से युद्ध होते रहते हैं, है ना, वो लड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मैं ज़रूर नाम लूँगा यहाँ पे, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उससे परिचित हूँ, उस परिवार से। उनका नाम था कैप्टन अश्विनी कानवा। अच्छा वो आप देखिए कि एक तो डॉक्टर थे वो, जी दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के टॉपर थे, जी सेना में चले गए। हम्म मोहम्मद रफ़ी को बहुत बढ़िया गाते थे, हॉकी के भी बढ़िया प्लेयर थे, और लद्दाख में थे। तो भारतीय सेना जा रही थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में। जी तो उनको ये हुआ कि चलोगे, तो उन्होंने कहा हाँ चलूँगा। और शादी होने वाली थी उनकी वहाँ पे। वो देखिए ये नियम है, युद्ध के नियम है कि आप डॉक्टर पर हमला नहीं करेंगे। जी वो कुछ घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे, तो ये लिट्टे ने उनको गोली मार दी और चले गए। तो उनके भाई से मेरी अभी भी बात हो रही थी, है ना। 27 साल का लड़का जिसकी शादी होने वाली थी, एंड ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए कैप्टन, ही वॉज ए सिंगर, है ना, ही वॉज ए हॉकी प्लेयर, है ना। देखिए युद्ध में शहीद होना तो ठीक है, वतन पे शहीद होना, वतन पे अपनी जान का नजराना देना, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन युद्ध जो है ये ना हो तो बेहतर है। शांता जी, मैंने 3-4 दुनिया की बड़े वार सेमेटरीज को देखा है। दिल्ली में सेकेंड वर्ल्ड वार की सेमेटरी को देखा है, कोहिमा में वार सेमेटरी को देखा है ना, थाईलैंड में देखा है, सिंगापुर में देखा है। तो उनकी जब उनकी कब्रों के ऊपर वो जो अगर आप उनका एपिटाफ पढ़ते हैं, है ना, समाधि लेख पढ़ते हैं छोटे, कि 24 साल के लड़के, 23 साल के लड़के चले गए। बिल्कुल। अरे यार, स्पेयर थॉट पहली फॉर देयर पोस्टिंग हुई और उसी में जो है चले गए, बिल्कुल, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग चले गए, लाखों ही लोग चले गए। तो युद्ध तो कोई नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता, युद्ध के अलावा कोई विकल्प विकल्प नहीं होता। देश हाँ, की बात होती है, नहीं देश, वो तो मैं कह रहा हूँ, अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। देखिए मेरे घर में कोई आएगा जी, तो मेरा घर भारत ही तो है, मेरा घर भारत ही तो है, सबका घर भारत है। हाँ, पहला घर हमारा हम सबसे ही मेरा भाव है, हमारा। तो हम तो कह रहे हैं भैया, हम तो अब सीनियर सिटीजन हुए हैं, यंग सीनियर सिटीजन है, नए सीनियर सिटीजन है, हम जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। भाई इससे ज्यादा क्या है। हम देखिए गांधीवादी एक स्तर तक ही हैं हम, देश पे बात आएगी तो हम भी चले जाएंगे, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है, हम भी तैयार है। वो जो भारत की 13-14 लाख सेना है, और उसके बाद अर्धसैनिक बल है, सबके बाद है, उनके साथ हम भी खड़े हों, पूरा देश खड़ा है, बात खत्म हो गई, है ना। सर हमने बात कर ली अब चार राजाजी मार्ग की, कौन कौन लोग यहाँ रहे, क्या उनकी कहानियां थी, ये सब हमने जाना। अब चलते हैं 23 अकबर रोड पर, जिसे यहाँ कौन रहता है?
देखिए 23 अकबर रोड को मैंने जैसे पहले बताया कि अकबर रोड का नाम शुरू से ही अकबर रोड रहा जी। है ना। ये नई दिल्ली जब बन रही थी तो इन जो सड़कों के नाम थे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे। एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, प्रोफेसर परसुएल स्पीयर, उनकी सलाह पे नाम रखे गए थे जी। नई दिल्ली की। तो ये अकबर रोड तभी से, तो ये शुरू से ही भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल यहाँ पे रहे, है ना। एयर चीफ मार्शल यहाँ पे रहे। और पहले जो एयर चीफ मार्शल थे उनका नाम था सुब्रतो मुखर्जी जी, जिनके नाम पर एक हॉस्पिटल है, पार्क है, पूरा इलाका है। अरे भाई पहले हाँ, थे हाँ। भारतीय वायुसेना को, मतलब देखिए आप जो एक मतलब एक पूरा देश आज़ाद हो रहा है, इतना बड़ा देश, उसकी वायुसेना को खड़ा करना, खड़ा किया। देखिए इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स हैं ये लोग। बिल्कुल, इंस्टी- जब आपके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, हाँ। हम गुलाम थे, जी। उन्होंने उसको बिल्ड किया, विस्तार किया, जी। है ना। सुब्रतो मुखर्जी स्कूल, मतलब वो एक तरह से लीजेंड ही थे। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा कि उनके समय में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा उसका काम युद्ध ही नहीं होता। जो सेना के जो अधिकारी होते हैं, एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, इनका जो मुख्य काम ये होता है आधुनिकीकरण करना, उसको मॉडर्न बनाए रखना। तो वो सुब्रतो मुखर्जी थे, लेकिन उनका जापान में गए तो वहाँ पे एक भोजन करते वक्त कोई हड्डी उनके गले में फंस गई और उनका निधन हो गया था। जी। उनका निधन हो गया था, बड़ा जिसको कह सकते हैं दुखद उसमें बहुत था। दुखद था। उनके पिताजी आईसीएस अफसर थे, आईसी है ना, आईसीएस, बड़ा दुखद था। और उनके नाम पे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुआ और हर जगह वो तो भारतीय वायुसेना की एक तरह से मतलब पितामह वाली स्थिति में जी। माने जाएंगे। तो वो थे। और उसके बाद यहाँ पे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह रहे, इदरीस हसन लतीफ़ जैसे लोग रहे। इदरीस हसन लतीफ़ जो है 1971 की लड़ाई के हीरो भी थे। कहते हैं कि उन्होंने जो है पहले, उससे पहले मैं बता रहा हूँ, हाँ। ये जो है शांता जी, भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 जो था, तो उसका जो फ्लाई पास निकला था उसको उन्होंने लीड किया था। अच्छा, उसको उन्होंने लीड किया था, अम्बाला से जहाज आए थे। हैं? इदरीस हसन ने, इदरीस हसन लतीफ़ जो जी, थे, जी। ये मूलतः हैदराबाद के थे, बाद जी। में ये महाराष्ट्र वगैरह के गवर्नर भी बने। तो ये 71 के देखिए 71 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के चीफ जो थे उनका नाम था पीसी लाल। जी। बड़े थिंकर थे, बड़े थिंकर थे। और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की जो उस युद्ध में भारत को विजय मिली, उसमें भारत का वायुसेना का बहुत योगदान था रणनीति बनाने में। तो पीसी लाल और ये उसको जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, इदरीस हसन लतीफ़ जैसे लोग थे। हालांकि लतीफ़ साहब बाद में जाके आर्मी चीफ बने। जी। 71 में ही वाज नॉट द आर्मी चीफ, है ना, ही बिकेम आर्मी चीफ लेटर। तो नो डाउट। और 71 की बात अगर आप करेंगी तो उसमें दो नाम मैं जरूर लूंगा, 3 नाम जरूर लूंगा। मैं देखिए एयर चीफ की बात तो हो रही है, एक वहाँ पे निर्मलजीत सिंह सेखों, लेफ्टिनेंट ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों थे, है ना। और वो दिल्ली में रेस कोर्स के पास ही रहते थे। तो एक लंबे समय से मांग हो रही है कि उस सड़क का नाम निर्मलजीत सिंह सेखों। फिर लखनऊ के 2 भाई थे, डेंजल किलर और एक और किलर थे, ये वहाँ पे रहे। तो मतलब एक, और उस युद्ध में कितने ही लोग और थे। और सुनिए, 2 नाम अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। राजेश पायलट ने भी बम फेंका था। अच्छा। राजेश पायलट जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने, 71 के युद्ध में लड़े थे, देखिए याद आ गया अगर, है ना। उन्होंने पाकिस्तान पे गोलाबारी की थी। राजेश पायलट कोई छोटे मोटे आदमी थे। अच्छा, इसी तरह से ये जो थे, अभी उनकी बड़ी चर्चा भी अभी पिछले दिनों देखिए, एक नाम मेरे जहन से बिल्कुल अचानक से सुरेश कलमाडी जी, है ना, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर बम फेंका था। ये पायलट थे। अच्छा। ये बाजाबता पायलट थे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि एयरफोर्स जो चीफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर पायलट ही बनता है। वो सिर्फ फाइटर पायलट बनता है। ये नहीं आप सोचो कि साहब आप रडार ऑफिसर हो और दिल्ली में बैठ के आप रणनीति बना रहे हो। आपको मूलतः फाइटर पायलट होना होगा, है ना, तभी बनोगे। जैसे यहाँ पे एक अनिल ब्राउन थे। ये अनिल ब्राउन भी भारतीय वायुसेना के चीफ रहे। ये फाइटर पायलट थे। ये भी इस घर में रहे, है ना, 23 अकबर रोड में। ये भी 23 अकबर रोड में रहे। प्रयाग के थे, सुनिए शांता जी, ये प्रयाग के थे, प्रयागराज के। और इनकी जो एक बहन है वो संयोग से हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी कलीग थी, बड़ी घनिष्ठ मित्र है हमारी,
है ना। तो ये जो थे तो आप ये राजेश पायलट जैसे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ ही सब कुछ है। मतलब इन लोगों का योगदान को हम कम नहीं कर, और ये इनकी चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी है कि राजेश पायलट भी युद्ध में लड़े थे, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऑफ कोर्स भाई, पायलट नाम उनका क्या हुआ? राजेश पायलट तो आपको पता ही होगा, वो गुर्जर समाज से थे, गोल मार्केट इलाके में दूध बेचते थे। बिल्कुल, गोल मार्केट दौसा से आते थे। दौसा के तो बाद में थे, वो तो गाजियाबाद वगैरह के थे। अच्छा, दौसा से ऑफ कोर्स दौसा से चुनाव लड़ते थे। तो यहाँ से वो गोल मार्केट में, जिधर आप रही हैं गोल मार्केट में, वहाँ पे एक डीएवी स्कूल था बंगला स्वीट हाउस के पास, उसके विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे खुद बताया है। और वहाँ के पुराने, देख राजेश पायलट का काल कोई 200 साल पुराना थोड़ी है ना राजेश। तो वो स्कूल में पढ़ते थे और नई दिल्ली क्षेत्र में जो कोठियाँ हैं, बंगले हैं, वहाँ पे दूध सप्लाई करते थे। बाद में वो पायलट बन गए थे। तो डीएवी, तो सुरेश कालमाडी महाराज पुणे के थे, सांसद भी बने, ये दोनों ही मंत्री वगैरह भी बने। और सुरेश कालमाडी तो दिल्ली में जो 2011 में या 2012 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुई थी, उसकी आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो इन्होंने बम फेंके पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान खड़ा कहाँ होता है हमारे सामने? तो ये तो इन लोगों को, ये जो हम बात जब बंगलों की कर रहे हैं, तो ये लोग भी उन बंगलों में जरूर गए होंगे। जी बिल्कुल, है ना, इन बंगलों में जरूर गए होंगे। तो अब ये मतलब ये देखिए, ये जो बंगले हैं, इनको कितना, एक तरह से इनको भी कितना फख्र होता हो अगर हम इसको कल्पना में बातें करें कि इन बंगलों में ऐसे ऐसे योद्धा गए हैं, ऐसे ऐसे योद्धा गए हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे योद्धा गए। तो निर्मलजीत सिंह सिखों का तो खैर वहाँ पे निधन हो गया था, है ना। और पाकिस्तान पे उन्होंने बहुत बम फेंके थे, बहुत पूरी तरह से उसको तबाह किया था। और लेकिन उनका वहाँ भी उन्होंने बलिदान देना पड़ा था उनको। तो ये दोनों, इन बंगलों का अपना एक इतिहास है। मतलब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भारत की फिजाओं की और भारत की सरहदों की जो रखवाली करते हैं, रखवाली इन बंगलों से होती है। इन बंगलों में चर्चाएं होती है उनकी। इन बंगलों की रखवाली कैसी होती है सर? हाँ, इन बंगलों की देखिए, इन बंगलों की रखवाली तो देखिए, जहाँ इतनी महत्वपूर्ण हस्तियां रहती हैं, हाँ देखिए, वो कोई ऐसा इलाका तो हो नहीं सकता जहाँ कोई भी आम देखिए, एक तो आदमी देखिए जा राजा जी मार्ग और अकबर रोड दिल्ली के सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जी, है ना। ये 8 बेडरूम्स के घर हैं यहाँ पे, है ना। ये 1930 तक बन गए थे, है ना। ये रॉबर्ट और रसल, जिन्होंने कनॉट प्लेस का नक्शा बनाया था, रॉबर्ट और रसल और लुटियंस ने इनके नक्शे बनाए। का बंगला भी वहीं कहीं अगल बगल था, राजा जी मार्ग, जी, राजा जी मार्ग, हाँ, है ना, राजा जी मार्ग पे। तो वो उसकी कभी चर्चा करेंगे विशेष अलग से। तो लुटियंस, तो ये जो बंगले थे, ये इन्होंने बनाए थे। हमें हमारी जो कार्यक्रम से पहले चर्चा हो रही थी, ये इनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। हाँ बिल्कुल, मूल स्वरूप अभी नहीं बदला। आपको कभी जाने का मौका मिला इन बंगलों में? नहीं, लुटियंस के बंगलों में तो हम दर्जनों बार गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्या है इनका आर्किटेक्चर, किस तरीके इनके कमरे? नहीं देखिए, वो तो देखिए, इनका आर्किटेक्चर तो बिल्कुल यूरोपियन है ना। आपने देखा ही होगा, इनका यूरोपियन है। देखिए, यूरोपियन जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो हमेशा गार्डन्स को बहुत जगह देते हैं, है ना। गार्डन के लिए बहुत स्पेस होता है। तो वहाँ का एक मिजाज है। हमारे इधर तो इतनी आबादी है, गार्डन के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। तो ये गार्डन है, इनमें सब सड़क को भी कवर कर लेते हैं हम तो। हाँ देखिए, हम तो हमारा मामला अलग है। तो ये देखिए, वो एक स्पेस देते हैं, है ना। और मतलब आगे पीछे स्पेस है, फिर सर्वेंट फ्लैट्स हैं। और जो सुरक्षा की जो बात की, ये सुरक्षा जैसे आर्मी हाउस जो है, जिधर आर्मी एयर चीफ मार्शल, सॉरी, आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो आर्मी हाउस जो है, उसको फिर सुरक्षा जो है उसकी, वो आर्मी ही करती है। उसकी सुरक्षा आर्मी ही करती है। आर्मी की जो जवान हैं, भाई आर्मी की से बेहतर सुरक्षा कौन करेगा? एंड सेम इज़ ट्रू फॉर एयरफोर्स हाउस, उसकी सुरक्षा वही करते हैं। एयरफोर्स के जो लोग हैं वो करते हैं। तो देखिए, एक बात मैं ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि अर्जन सिंह ने मुझे खुद भी बताया था। अर्जन सिंह तो यहाँ पे तभी जाने लगे थे एयरफोर्स हाउस में, जब वो इस देश, जब गोरों का राज था। और ये संयोग से वो बाद में भारत की वायुसेना के चीफ भी बने। तब वो 65 में थे, 65 के युद्ध में थे। तो उनके बारे में लोग कहते हैं, ये मानक शाह के बारे में कहते हैं कि ये सुबह के वक्त अपने घर के बगीचे में नहीं, बाहर भी खूब घूमने निकल जाते थे। अच्छा, हाँ, बाहर भी घूमने निकल जाते थे, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जनरल है अब या आम आदमी तो देखिए नहीं हो पाता। देखिए, आपके साथ आप जनरल हैं या एयरफोर्स चीफ हैं, तो आपके साथ 4-5 लोग तो होते ही हैं। और देखिए, उस एरिया में
कोई वैसे ही कोई घूमने के लिए वैसे भी नहीं आता, है ना। कौन हिम्मत करेगा, अभी भी कोई नहीं जाता है ना। राजा जी मार्ग पे अकबर रोड पे कोई कहे कि मैं वहाँ पे घूमने जाऊँ, है ना, या मैं चलो मैं सिगरेट पीने पान खाने चला जाऊँ, वहाँ पे पान की दुकान भी नहीं मिलेगी या सिगरेट की नहीं मिलेगी, या वहाँ पे कोई ऐसी आबादी भी नहीं है ना, तो वहाँ पे। लेकिन ये है कि वहाँ पे चले गए और वहाँ पे कोई अगर साइकिल पे आ रहा है तो नमस्कार कर दिए तो रुक के खड़े हो गए। ये उस तरह के लोग थे, है ना। और होना भी मुझे लगता चाहिए ऐसे, क्योंकि आपकी पहचान तभी है ना। आप बड़े तब बनते हैं जब आप सबसे बात करते हैं, है ना। किस बात की गर्मी है आदमी में, किस आपको बात याद की, तभी रखा जाता है। आपको याद तभी रखा जाता है जब आप ज़मीन पे रहते हैं, है ना। किस बात की आदमी को गर्मी होती है ना। आप सबसे बात करो, विनम्रता से रहो, तभी आपकी पहचान बनती है। गर्मी से कुछ नहीं होता, है ना। जीवन क्षणभंगुर है ना। जीवन क्षणभंगुर है, तो मुझे लगता है ये है कि ये हमेशा घूमते रहे, मिलते रहे, इसीलिए आज हम इनकी चर्चा भी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। है ना। हम उन बंगलों की भी चर्चा कर रहे हैं जिसे एक को तो कहा जाता है 4 राजा जी मार्ग का बंगला और दूसरा है 23 अकबर रोड। 23 अकबर रोड के बारे में बता दूं, उसके ठीक बगल में पहले कांग्रेस का हेड ऑफिस भी हुआ करता था जो अब शिफ्ट हो गया है। तो अगर दीवारें बोल सकती, अगर बंगले बोल सकते, तो शायद वो तमाम राज, तमाम कहानियाँ, वो रणनीतियाँ सब कुछ बताते हैं जिन्होंने पिछले 1 दशक से लगभग हम कह सकते हैं कि उन्होंने देखा होगा, उन वीरों को इतने करीब से देखा, उनके दर्द को, उनकी बेचैनी को, उनकी बहादुरी को अपनी आँखों से देखा और महसूस किया। खैर दीवारें तो नहीं बोल सकती, बंगले नहीं बोल सकते, लेकिन हम ज़रूर आपको कहानियाँ सुना सकते हैं क्योंकि हमारे साथ रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल जी, जिनके पास ऐसी कहानियों का खजाना है। तो ऐसी ही तमाम और कहानियाँ हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे और बंगलों की कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते बंगले में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए बंगले की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।